नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लेट्स क्रैक टारगेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? शायद ठीक ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास, सभी दोस्तों तक क्लास पहुँचा दीजिए जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो शेयर का चिन्ह दिया गया है उसे आप एक शेयर कीजिए और उसके सभी दोस्तों तक साथ पहुँचा दीजिए। सभी दोस्त लाइक भी कर दीजिए और इसमें फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए आप। इसको सभी तक शेयर कीजिए आप पायल, मयंक, पूजा, सुरेश, राजेश, ब्रिजेश, सभी दोस्त आ जाइए जल्दी से जल्दी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ओके। आज हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, अपने कल पढ़ा था जो मॉक टेस्ट दिया था फिजिक्स का, सभी जिसमें मिक्स क्वेश्चंस थे। आज को उसका अपन सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जो सेकंड पार्ट आया है वो आज अपन करने वाले हैं। इसमें सेकंड पार्ट हल करेंगे आज, जिसमें सभी क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। विद्युत धारा से भी है, कार्य समय से भी है, जूल से भी है और भी कई टॉपिक है। उन सभी को हल करने वाले हैं आज। अब देखिए, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे जब सभी दोस्त शेयर कर दीजिए और स्टूडेंटों को जोड़िए। शैलेंद्र, ब्रजेश, सुरेश, महेश, मयंक, पूजा, पायल, सभी दोस्त शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग दोस्तों। ओके ओके। हाँ सभी खुश होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। ओके, आप सभी दोस्तों को इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। अपन क्लास को सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके से? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या आयन द्वारा। नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या आयन द्वारा। सभी दोस्त इसका आंसर दीजिए सभी दोस्त आंसर इसका। नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, आयन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। सभी पूजा, मयंक, सभी का सही आंसर आ रहा है इसमें। नाभिकीय संलयन बी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य ना उससे नाभिकीय संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा, इसकी विखंडन क्रिया ना नाभिकीय संलयन द्वारा होती रहती है, इस कारण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चलता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। इसमें से जल ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपन किसी जल को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। न बढ़ता है, न घटता है, न घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपन पानी को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसका तापमान में वृद्धि होगी, आप सभी जानते हो, क्योंकि वो नीचे आके टकराएगा। टकराने के बाद उसमें कुछ उसमें उत्पन्न हो जाएगी तो उसका तापमान बढ़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का ए, बढ़ जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? सभी गाइस आंसर दीजिए। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? ए, बी, सभी दोस्त आंसर दीजिए। रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, जॉनसन ने या गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर की वस्तुओं को अपन देखते हैं, तो टेलीस्कोप, इसका आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गैलीलियो ने किया। सभी गाइस आंसर दीजिए और भी। हाँ हाँ, ब्रजेश, मुकेश, महेश, प्रियंका, हाँ आईपीएस, सभी का राइट आंसर आ रहा है गैलीलियो ने दिया है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज से है, पलवन का नियम से है तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम से है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज का नियम। आर्किमिडीज का नियम का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ, सभी उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पलवन का नियम। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। पलवन का नियम से संबंधित है क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पलवन का नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। वो जो पानी के ऊपर तैरता है ना, उससे संबंधित है। अब इस प्रकार सभी राइट आंसर दीजिए इसका। एक गुरुत्वाकर्षण दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण है, उसकी अलग है ये तो। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन, 5वां। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने के बाद दोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए एक कोई लड़की है, को झूला झूल रही है। अगर वो पहले तो बैठी थी, अब वो खड़ी हो गई, तो उसके दोलन का आवर्तकाल है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बोल रहा है। आवर्तकाल आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित होगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। उसके क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर है, सभी उत्तर दीजिए पहले। बरदेश महेश सभी दीजिए। हाँ हाँ जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, अधिक होगा या कम होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, कम हो जाएगा। आवर्तकाल है ना, वो कम हो जाएगा। लड़की झूला झूलेगी, उसका आवर्तकाल में कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले तो वो बैठी थी तो वो आवर्तकाल ऊपर तक जा रही थी, अब वो ऊपर न जाके थोड़ा कम हो जाएगा, उसका आवर्तकाल में कमी हो जाएगी। बोले तो समय में कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न तिथियों पे सब किसके दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? कौन से दिन की बात ऐसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन है जिस दिन आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 2 मार्च को होगी, 21 जून को होगी, 15 अप्रैल को होगी, या 18 मार्च को होगी? सभी राइट आंसर दीजिए पहले। 21 जून बी, महेश का भी, शैलेंद्र का भी, महेश का भी, पूजा का भी। यस, ठीक है सभी का आंसर। हाँ, क्या है कि 21 जून को ना, जो दोपहर की बात हो रही है, तो 21 जून को दोपहर के अंदर की सबसे बड़े 21 जून है ना, तो इस टाइम क्या है, दिन बड़े रहते हैं। तो दिन बड़े रहते हैं ना, तो बीचों बीच सूर्य अपने सिर पे होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने सिर के ऊपर होगा ना। तो 21 जून को ना पूरी छाया ना अपने नीचे, पैरों के नीचे रहेगी, तो छाया सबसे छोटी रहती है। कौन से दिन? 21 जून है ना, इस दिन छाया सबसे छोटी रहती है, 21 जून के दिन। अभी 21 जून है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। सभी का राइट आंसर आ रहा है लगभग 21 जून। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा का कारण क्या है बनने का? कारण अपवर्तन के कारण, विसरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण? आप सभी दोस्त जानते हैं मृग तृष्णा क्या होती है। मृग तृष्णा क्या होती है? जो रेगिस्तान इलाके होते हैं, रेगिस्तान, तो वहाँ पर क्या है कि वो रेतीला इलाका होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अपन दूर से ऐसे देखेंगे ना, अगर दिन में देखेंगे तो दूर से देखेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, वो धूल के कण या मिट्टी के कण, वो क्या है, तो प्रकाश की चमक से बहुत खतरनाक चमकते हैं। इस कारण से अपने को दूर से देखेंगे ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर कोई पानी भरा है या पानी फैला हुआ है। इस कारण से अपने को आभास होता है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो सड़कों पे चलते हैं तो दोपहर के टाइम पे ऐसे सड़कों पर क्या होता है कि पानी का आभास होता है। वो किस कारण का होता है? मृग तृष्णा के कारण। ये किस कारण से होता है मृग तृष्णा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका मृग तृष्णा, आप जानते हो कि मृग तृष्णा नाम क्यों निकला? मृग तृष्णा, इसमें मृग तृष्णा नाम किस कारण से है? क्या है कि रेगिस्तान के अंदर ना, जो रेगिस्तान के अंदर जो रेगिस्तान होता है, तो उसमें क्या है कि मृग पानी ढूंढते रहते हैं, पानी ढूंढते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहते हैं। फिर वो उस स्थान पहुंचते हैं जहाँ पानी का आभास होता है, वहाँ पहुँचते, वहाँ पे पानी नहीं होता। फिर उसके बाद वहाँ से दूर देखेंगे, फिर उनको पानी का आभास होता है। इस प्रकार वो एक दूसरे स्थान पर भागते जाते हैं या भागते रहते हैं। तो उस कारण से क्या है कि उनको पानी तो नहीं मिलने पाता, तो वह प्यास के मारे अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो मृग मर जाता है, तृष्णा यानी पानी के कारण है। मृग तृष्णा इस कारण से इसका नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन दे रखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो 7वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है? सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका मृग तृष्णा बनती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? शिमला में लगेगा, समुद्र की गहराई में लगेगा, समुद्र तट पर लगेगा, या माउंट एवरेस्ट पर लगेगा? अभी चावल को पकाएंगे अपन, तो सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? जहाँ पर
अपन जहाँ पर ऊंचाई पर चलेंगे ना, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है। वायुमंडलीय दाब में कमी होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन में भी कमी होगी, आप जानते हो इस बात को। तो वहाँ पर जहाँ से ऊंचाई पर चलेंगे ना, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब में कमी होगी, तो वो आग जलाने में थोड़ा समस्या हो जाएगी। तो वहाँ आग जलाने में समस्या होगी ना, तो आग तो जल तो पाएगी, लेकिन वो क्या है कि टाइम लगेगा उसमें। तो क्या है कि उसमें उष्मा की मात्रा कम मिल पाएगी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर। क्योंकि शिमला समुद्र की गहराई इससे कोई ये नीचे है, समुद्र तट भी नीचे है, माउंट एवरेस्ट में ऊंचाई हो गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का डी, माउंट एवरेस्ट पर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। हाइड्रोजन बम किसके विकसित होता है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, एडवर्ड टेलर ने, वन मोर ब्राउन ने, जे रोबोट ओपेनहाइमर, या सैमुअल कोहेन ने। सब इसका राइट आंसर दीजिए, आपको सभी को आता होगा ये राइट आंसर है। एडवर्ड टेलर, वर्न वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनियर। इसका राइट आंसर है 9th का ए, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम है ना उसकी खोज की थी या उसको विकसित किया था। कौन है, एडवर्ड टेलर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी दोस्त इसका राइट आंसर दीजिए। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही चैप्टर पढ़ाया था चुंबक का पूरा, उसमें बताया था मैंने उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। चुंबक है वो उत्तर की ओर इस प्रकार से तो होती है, आपको मैंने बताया था। वो एन से एस की ओर जाके रुकती है, इधर एस एन होगा इधर एस होगा। अपन स्वतंत्र रूप से उनको लटकाएंगे ना तो एन से एस की ओर जाके रुकती है। वो समान समान ध्रुवों पर वह आकर्षण करती प्रतिकर्षण करती हैं और असमान ध्रुवों पर आकर्षण करती है। आपको सब कुछ बताया मैंने पिछले लेक्चर्स में। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन। मानव नेत्र में जो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ए बिंदु, दूरबीन, पीत बिंदु या निकट बिंदु। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी दोस्त आंसर दीजिए इसका। मयंक, पायल सभी दीजिए। सब बिंदुकता ए ठीक है हाँ, सभी का राइट आंसर आ जाए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुकता। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अबिंदुकता। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। मानव के दो अंग ऐसे हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अति आवश्यक है। वो कौन कौन से अंग है, मांसपेशियों तथा हृदय, मांसपेशियों तथा हृदय, या फिर नेत्र तथा दक तंत्रिका, हाथ और पैर, या हृदय और पैर, या हृदय या मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी उत्तर दीजिए इसका। मयंक नहीं सी नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क है ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। जो हृदय और मस्तिष्क है ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है, हृदय और मस्तिष्क। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें दे रहा है नहीं किया जा सकता, तो इसमें नहीं किया जा सकता मिट्टी, कांच, जल या प्लास्टिक है। तो आप देखते हो इसमें मिट्टी, कांच, जल और प्लास्टिक। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कांच का भी लेंस में प्रयोग होता है, जल का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, मिट्टी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सभी गाइस आंसर दीजिए। और भी कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर हटाएगी, पृष्ठभाग के बराबर, भाग के बराबर, आयतन के बराबर या घनत्व के बराबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठभाग के या भार के बराबर, आयतन के बराबर या घनत्व के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर। कोई भी वस्तु मान लीजिए, नाव ही नहीं, कोई भी सुई मान लीजिए, सुई अपने आयतन के बराबर पानी नहीं हटा पाती, इस कारण से वो है कि पानी में डूब जाती है। कौन, सुई। बल्कि नाव है अपने आयतन के बराबर पानी को हटा पाती हैं, इस कारण से वो नहीं डूब पाती हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? नवीनीकरण ऊर्जा की बात कर रहा है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, पेट्रोल है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है। तो पेट्रोल काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, कोयला भी और प्राकृतिक गैस भी। अभी जो नवीनतम चल रहा है हाल ही में, जो सौर ऊर्जा से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा है। सौर ऊर्जा से अपन अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो अनियंत्रित ऊर्जा है। और इस पवन, वैसे पवन भी है, लेकिन इसमें मुख्यतः सौर ऊर्जा का मुख्य योगदान रहता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सौर ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, निम्न ध्रुवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बेंजीन, पानी, ईथर और पारा। बेंजीन, पानी, ईथर और पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक की बात कर रहा है, चालक की बात कर रहा है ना। तो कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बेंजीन, पानी, ईथर, पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 16वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा पारा एक ऐसी धातु है जो इसमें ऊष्मा का अच्छा चालन करता है। इसका राइट आंसर हो गया पारा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्न इंजनों में उपयोग होता है। निम्न इंजनों में किसका प्रयोग होता है? अतिचालनीय विषय अनुसंधानों में, तुषार मुक्त परिक्षेत्रों में, पनडुब्बी नौदन में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो निम्न ताप इंजनों में अनुप्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बोले तो निम्न ताप, जहाँ पर तापमान में कमी हो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो इसमें जहाँ पर अपने ये रॉकेट है ना, इसमें निम्न ताप की आवश्यकता होती है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न ताप इंजनों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और भी सभी गाइस आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? माइकलसन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या रोमर ने? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? माइकलसन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने और रोमर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रोमर है ना, उसने प्रकाश का वेग की सर्वप्रथम खोज की थी, रोमर ने। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। और इसमें और भी है ना, न्यूटन, गैलीलियो सब अलग। न्यूटन है जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, और गैलीलियो है दूरबीन की थी, रोमर है प्रकाश के वेग की थी। शायद ऑप्शन के आंसर बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नरम लोहे के, तांबे के। स्थायी चुंबक की बात कर रहा है। अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक दो होती है। तो स्थायी चुंबक है ना, वो किसकी बनाई जाती है? मैंने अभी चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस्पात के। इस्पात है ना, इसके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और लोहा है, इसका अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम लोहा या लोहा है ना, उससे अस्थायी चुंबक बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओममीटर, मीटर, ओममीटर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रतिरोध है उसका मात्रक तो होता है ओम, और प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधकता दे रखा है अपने को यहाँ पर। तो प्रतिरोधकता दे रखा ना, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओनली फॉर ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब 21वां क्वेश्चन है। निम्न में से सदिश राशि हैं लंबाई, द्रव्यमान, वेग और समय। तो सदिश में क्या होता है? सदिश वह राशि होती है जिसमें अपने को क्या दिया रहता है? सदिश राशियाँ, उसमें द्रव्य अपने को मान भी देता है और उसके साथ साथ दिशा भी देता है। और अदिश राशि में कहता हूँ वो सिर्फ मान ही देता है, दिशा नहीं देता। तो इसमें अपने को लंबाई दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, वेग दे रखा है और समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग। वेग क्या है? कोई दिशा देगा अपने को, वेग के साथ जो भी मान देगा ना उसके साथ में उत्तरी दिशा, दक्षिण दिशा या कुछ भी देगा ना, इसमें दिशा देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग। वेग, इसका राइट आंसर है वेग। इसी और समय, इसमें ये टाइम ही है। द्रव्यमान, इसमें भी एक मान को कोई दिशा नहीं देगा, लंबाई भी कितनी भी हो सकती है अपने को दिशा नहीं देगा। और वेग है ना, उसमें अपने को देगा उत्तर की ओर 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉनसन ने किया है, स्टीफन ने किया है, जे.एल. वियर्डन ने किया है या गैलीलियो ने किया है?
सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। ये आपको आता होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉनसन, स्टीफन, जेएल वेयर्ड या गैलीलियो? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएल वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। गैलीलियो है वो उसने दूरबीन का आविष्कार किया था, और स्टीफन और जॉनसन अलग। इसका जेएल वेयर्ड राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकृति कैसी होती हैं? सीधी होती है, सीधा और उल्टा होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब है ना, उसमें अपन देखेंगे तो अपन जो वैसे दिखते हैं ना, उसका मतलब उल्टा दिखता है। ये हाथ तो इधर दिखाएगा, ये हाथ इधर दिखाएगा, अपना ये इसी इधर का हिस्सा इधर दिखाएगा, इधर का इधर दिखाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपने को उल्टा दिखता है। कौन सी? वास्तविक प्रतिबिंब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किए? किस कारण किससे माना गया है गुरुत्वाकर्षण का? सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। नील बोर को, जेएल बेयर्ड, न्यूटन और रदरफोर्ड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील्स बोर, जेएल बेयर्ड, न्यूटन और रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। मैंने अभी वो पिछले चैप्टर में बताया था आपको। अब आगे चलते हैं अपन। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी दूर, एक तो निकट होता है, एक दूर होता है, तो दूर बिंदु की बात कर रहा है। तो इसमें तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, 25 मीटर पर होता है, 25 सेमी पर होता है या 25 मिमी पर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य नेत्र। क्योंकि अपन कहीं पर तक भी देख सकते हैं सामान्य आदमी अपनी आंखों से, तो वो क्या होता है? अनंत पर होता है। सामान्य व्यक्ति का नेत्र दूर बिंदु अनंत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। चाबी भरी घड़ी में कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संचित ऊर्जा? अब इसमें देखते हैं अपन, चाबी भरी घड़ी की बात कर रहा है ना, तो इसमें गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा होगी, या स्थितिज ऊर्जा होगी, या संचित ऊर्जा होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। कोई भी घड़ी मान लीजिए, कोई भी अपने तालाब होती है बड़ी बड़ी, या फिर कोई भी वस्तु है जो भवन के ऊपर रखी है, उसको नीचे पटकेंगे ना, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा है। उसको नीचे पटेंगे तो वो एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होकर नीचे चली जाएगी। बांध में पानी होता है ना, वो भी एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। जो घड़ी खिलौना होता है या चाबी होते हैं उसको घुमाते हैं अपन, तो उसमें एक स्थिति ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, तथा स्थिति ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है ना, और उसमें कुछ देर बाद अगर छोड़ेंगे ना, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होकर अपने को प्राप्त हो जाती है। अब चाबी भरी घड़ी की बात कर रहा है, तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी इसमें? तो इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर है इसका। इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं अपन, तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं अपन? मोटर से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। गतिज ऊर्जा तो अपन सामान्य किसी भी वस्तु कर सकते हैं, और संचित ऊर्जा से ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है ऊर्जा पर, संवेग पर, ऊर्जा और संवेग दोनों पर, इनमें से कोई नहीं? सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संरक्षित है? ऊर्जा से, संवेग से, और ऊर्जा और संवेग दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 7 क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊर्जा है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। सभी गाइस आंसर दीजिए। सभी का राइट आंसर है ए। उष्मा का सुरेश, रमेश, ब्रजेश ए। ये शैलेंद्र कौन इसका रहा है? ये सी दे रहा है, ये गलत है। बाकी के सभी के गाइस का आंसर ठीक आ रहा है। ओके। चलो इस प्रकार अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कहलाता है। समतल अवतल, समतल उत्तल, समतल उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, समतल उत्तल अवतल। हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? परिकर्णन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण?
हीरा चमकदार दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका हीरा चमकता है किस कारण से चमकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन। सामूहिक आंतरिक परावर्तन है ना, इसके कारण हीरा चमकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सभी गाइस आंसर दीजिए। सामूहिक आंतरिक परावर्तन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। भारी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। कोई भी बाल्टी है उसका पानी भर देते हैं तो उसका पेंदा ऊपर दिखता है अपने को। कोई भी डंडी है उसको पानी में डाल देगी वो एक मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये किस कारण से होती हैं, अपवर्तन के कारण होती हैं, परावर्तन के कारण होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। देखता हूँ कौन ठीक देता है। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। ब्रजेश का ठीक है, सुरेश का भी ठीक है, मयंक का ठीक है, पूजा का ठीक है, पायल का भी ठीक है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ओके, अपवर्तन के कारण। अब जो अपनी बाल्टी है किसी भी मान लीजिए तो उसके क्या है, वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती है या पेंदा ऊपर दिखाई देता है, ये सब कारण क्या है, अपवर्तन के कारण है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। अपन खाते हैं कोई मान ली खाद्य पदार्थ है तो उसको अपन किस ऊर्जा में मापेंगे, कैलोरी में, अर्घ में, जूल में, या इनमें से कोई नहीं। कैलोरी में, अर्घ में, जूल में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है कैलोरी। क्योंकि अपन जो भोजन लेते हैं ना वो कैलोरी के रूप में लेते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति को 2400 कैलोरी और महिलाओं को 2200 कैलोरी ऐसे होता है ना, तो वो कैलोरी के अंदर अपन ऊर्जा लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ते हैं क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण, तेल वाष्पनशील, तेज बहुत हल्का है, सतत तनाव घटने के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण, तेल वाष्पशील के कारण, तेल बहुत हल्का है, सतत तनाव के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सभी गाइस आंसर दीजिए। सभी दोस्त इसका आंसर दीजिए। ब्रजेश, महेश, मुकेश, हरकेश, सभी राइट आंसर दीजिए इसका। देखते कौन पहले आंसर देता है इसका। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से होता है, ऊपर की ओर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरी क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण वह तेल ना ऊपर की ओर आता है, ये बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मैंने अभी कुछ भी देर बताया कि पानी है, कोई बर्तन है तो उसमें अपन छड़ी को डालते हैं ना तो इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो मुड़ जाती है, ऐसी दिखते हैं। वो किस कारण से दिखती हैं, उत्प्लावन के कारण दिखेगी, परावर्तन के कारण दिखेगी, प्रकीर्णन के कारण दिखेगी, या अपवर्तन के कारण दिखेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने अभी बताया था अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ये वस्तुएं ना मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, रेटिना, पुतली, कॉर्निया, या आइरिस। सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। रेटिना, पुतली, कॉर्निया और आइरिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। रेटिना इसका राइट आंसर है। जो पुतली है ना इसमें प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ती है, जैसे प्रकाश की लाइट आती है ना वो अपने अंदर आंख के अंदर प्रवेश करती है और वो रेटिना में वहाँ जाके टकराती हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वो क्या बनता है, रेटिना पर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवस्था की पुष्टि करता है। सभी आंसर दीजिए पहले इसका। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ताप संरक्षण का, कार्य संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात कर रहा है ये। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी गाइज आंसर दीजिए इसका। सभी गाइज आंसर दीजिए, सभी गाइज आंसर दीजिए इसकी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण भी पहले कुछ देर पहले प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। वॉशिंग मशीन के कार्य सिद्धांत हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किसके कारण होता है? विसरण के कारण, अपोहन के कारण, अपकेंद्रण के कारण और अपकेंद्रण के कारण। उपकेंद्रण और अपकेंद्रण दोनों अलग अलग चीज़ें, विसरण और अपवहन। तो सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। पायल, मयंक, सुरेश, रमेश। ठीक है, डी डी अपकेंद्रण अपकेंद्रण, डी डी सभी का राइट आंसर आ रहा है। ओके ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण के कारण। अपकेंद्रण के कारण है ना वॉशिंग मशीन जैसे जैसे घूमती है ना, तो वो अपकेंद्र मतलब अपकेंद्र बाहर की ओर बल लगता है, उसमें अपकेंद्र बाहर की ओर बल लगेगा ना, उस कारण से वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है अपकेंद्रण के कारण। और अपकेंद्र उपकेंद्र क्या होता है? अंदर की ओर, अंदर की ओर बल लगता है ना, उसे उपकेंद्र बोलते हैं। और अपकेंद्र बाहर की ओर बल लगता है ना, उसे उपकेंद्र अपकेंद्र बोलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? दिष्टकारी द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या दोलक द्वारा। जो प्रत्यावर्ती है ना, मतलब बोले तो अल्टरनेटिव करंट। एसी को अगर डीसी में बदलना है अपने को, एसी को डीसी में बदलेंगे ना, तो इसके लिए तो अपन दोलक का उपयोग करेंगे, दोलक का उपयोग करेंगे। और अगर डीसी को एसी में बदलना है तो इसमें अपने को दिष्टकारी का प्रयोग करेंगे। तो अपने को क्या दे रखा है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी में बदलना है, तो एसी से डीसी में बदल रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? दोलक का। और ये दिष्टकारी क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। और इसमें ये दे रखा ना क्या, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। इसमें क्या होगा? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर द्वारा होता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा है ना, तो दोलक द्वारा। ये दोलक है ना, एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। वस्तु की मात्रा के बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदल दे अपन तो उसके में क्या परिवर्तन होगा? घनत्व, भार, आयतन और द्रव्यमान। घनत्व, भार, आयतन, द्रव्यमान। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तन होगा? घनत्व में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा, आयतन में या द्रव्यमान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। जो घनत्व है ना, वो पहले है ना उतना ही बना रहेगा। घनत्व में कोई परिवर्तन, भार में भी हो जाएगा क्योंकि मात्रा दूसरी डालेंगे ना। मान ली कोई भारी वस्तु है तो उसकी भार तो अलग होगा, हल्की वस्तु का भार अलग होगा, और घनत्व लेकिन सेम रहेगा। आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, और घनत्व पहले के जितना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण होता है? प्रोटॉन के कारण, पॉजिट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण। सभी गाइस आंसर दीजिए इसका। सभी को मैंने बता दिया, ये चैप्टर में पहले बता दिया ना इसको। तो प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? हाँ सभी दीजिए। शैलेंद्र, पूजा, मयंक, ओके 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 सभी दीजिए। इलेक्ट्रॉन, हाँ सभी का राइट आंसर आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण है ना वस्तु में आवेशन का स्थानांतरण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण आवेशों का स्थानांतरण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आज का लिए लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की गति किसके बीच ले जाने में ते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच ले जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी? अपन प्रकाश को ना किसके माध्यम से गुजारें कि उसकी गति में धीमी हो जाएगी, मतलब बोली तो न्यूनतम हो जाएगी? जल में, निर्वात में, वायु में या कांच में? इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वात। जल, वायु या कांच। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन है ना कांच। अगर कांच में से अपन प्रकाश को गुजारेंगे तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो स्पीड है ना वो उसमें पड़ती रहती है ना कांच के अंदर हल्की हल्की, तो क्या कि उससे गुजरेगा ना तो उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। आज के लिए आज 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, हाँ हाँ सभी ने आज सभी ने सही आंसर दिए हैं। ठीक है ओके, आज के लिए बस इतना ही।
फिर हम नेक्स्ट लेक्चर रहते हैं। अभी अपन ये लूसेंट के ना उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जो अपन इसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली साइंस की है ना उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो ये टेस्ट सीरीज है ना वो लगातार चलती रहेगी, आप हर रोज़ अपडेट रहिए। ओके, और भी आपके लिए कई क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी भी तो कुछ दिनों में। ओके, काश इसका राइट आंसर तो काश था, और अब ठीक है। आप सभी दोस्तों को साथ में रहने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।